हेलो स्टूडेंट। हम 10th क्लास की हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के 3 पार्ट की वीडियो बना चुके हैं। आज पार्ट 4 की वीडियो बनाने जा रहे हैं। जो हमने थर्ड पार्ट बनाया था उसके हम थर्ड पार्ट के 3.3 पे जो हम थे उस समय, जिसमें मैंने फ्रैंकफर्ट संसद के विषय में बात की थी। और ये एक्सरसाइज की टिप्पणी करो का भी एक क्वेश्चन है और अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि फ्रैंकफर्ट संसद पर जो क्या है आप नोट लिखिए। फ्रैंकफर्ट संसद की जहां बात आती है, हम इस क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ से शुरू करते हैं कि 18 मई 1848 को 831 जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो एक सजे जदे जुलूस में फ्रेंच संसद में अपना स्थान ग्रहण उन्होंने किया है। और इस संसद का आयोजन सेंट पॉल चर्च जो कि पेरिस के अंदर है, इसमें उसका आयोजन किया गया है। और इसमें मांग रखी गई कि जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया जाएगा। जर्मन राष्ट्र के लिए आप समझ सकते हो कि जर्मनी के एकीकरण की बात होगी। जर्मन को जो क्या है एक राष्ट्र बनाया जाएगा, एक अस्तित्व में आएगा। उसके बाद इस राष्ट्र को की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपेगी जिसे संसद के अधीन रहना था, और संसद के अधीन कोई रहना नहीं चाहता क्योंकि राजा तो एक निरंकुश शासन के तौर पे शासन करना चाहेगा। यहाँ जो जिम्मेवारी सौंपी गई है, जब प्रतिनिधियों ने पर्सा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने अस्वीकार कर दिया उसे। उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया, क्योंकि संसद पर मध्य वर्ग का जो क्या है सबसे ज्यादा प्रभाव था। और मध्य वर्ग ही जो क्या है, ये हमें पता है कि 1848 की जो क्रांति है उसका नेतृत्व कर रही है यहाँ पे। और मध्य वर्ग में ही सबसे ज्यादा जो क्या है एजुकेटेड लोग और चिंतक विचारक ये सब इसमें शामिल हैं, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे भी उनका समर्थन खो बैठे। और अंत में सैनिकों को बुलाया गया और जो हमने पता है कि नेशनल असेंबली जिसका नाम रखा गया था उसको भंग कर दिया गया। उसके बाद बात करता है आगे, उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था, क्योंकि महिलाओं को तो कोई अधिकार मिला ही नहीं था। 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं है। वो तो सिर्फ संसद की कार्रवाई को वहां देख सकते थे। उसके विषय में बात हुई थी। और आगे बात करें इसमें हम, फिर महिलाओं ने फिर अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए थे। उन्होंने अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों में प्रदर्शन में शिरकत की। यहाँ पर भी महिलाओं से संबंधित हमारा एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है चर्चा करो में ही। महिलाओं की उदारवादी क्रांति में भूमिका क्या रही है? तो ये उनकी भूमिका है, क्योंकि उन्हें अधिकार नहीं मिले, इसके लिए उन्होंने आंदोलन करना पड़ा। तो एक महिला का यहाँ जिक्र किया गया है, लुइजे ऑटो पीटर्स कौन थे जिसका यहाँ जिक्र है, जो कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी जिसने महिलाओं के अधिकारों की जो है आवाज उठाई है। ये छोटा शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है। जिसने अखबार में प्रथम अंक में निम्नलिखित संपादन छपा, जो यहाँ बातें दी गई हैं। और क्वेश्चन वही बनता है कि लुइजी ऑटो पीटर्स कौन थी।
एक राजनीतिक कार्यकर्ता जिसने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई है। तो यहाँ यही क्वेश्चन बनता है जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं। और ये महिलाओं के ही आंदोलन के जो स्वरूप की यहाँ बात रखी गई है, तो एक शब्द और हमारे सामने आता है नारीवादी। जो नए शब्द हैं यहाँ पे इस तरह के, या फिर महत्वपूर्ण तिथियां हैं, वो आपको लिखनी होंगी, वो आपको करनी होंगी, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन की संभावनाएं सबसे ज्यादा यहीं से होती हैं एग्जाम के अंदर। स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध। यहाँ बात की गई है कि महिलाओं को भी जो क्या है, सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर और राजनीतिक आधार पर वही समानताएं मिलनी चाहिए, वही अधिकार मिलने चाहिए जो पुरुषों को दिए गए हैं। यहाँ ये बात कहना चाहता है। आगे बात करें इसमें, क्योंकि महिलाओं को जो क्या है उनके मताधिकार से वंचित रखा गया था। मैंने बात की थी कि महिलाओं को सिर्फ जो क्या है असेंबली लाइन में खड़े होकर जो क्या है मतदान को और जो क्या है संसद की कार्रवाई को देखने का ही अधिकार प्राप्त था, वो उससे प्रभावित नहीं कर सकती थी। उसके बाद अगर इसमें हम बात करें फिर आगे, जर्मनी के एकीकरण की बात आएगी इसके अंदर। फिर जो कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, हम 4 पार्ट पे आ चुके हैं। उसके बाद हमारे 2 पार्ट और रहते हैं, ये पार्ट भी हमारा बड़ा है। जर्मनी के एकीकरण क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से कि जर्मनी के एकीकरण के विषय में आप क्या जानते हैं, कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। या फिर यहाँ एक महानायक की बात होगी, ओटो वन बिस्मार्क। उसने जर्मनी के एकीकरण में किस प्रकार भूमिका निभाई है। वो अकेला शख्स यहाँ पे है जो जर्मनी का एकीकरण करता है। इससे पहले हमने देखा था कि जर्मन महासंघ में 39 राज्य थे, उन्हीं का यहाँ जिक्र किया गया है। 1847 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति के अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और यूरोप में पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। कि रूढ़िवादी लोग तो परिवर्तन चाहते ही नहीं थे। जिस तरह हमारे आज के नेता सिर्फ लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं सत्ता हासिल करने के लिए, और सत्ता हासिल हो जाने के बाद जो क्या है उनके अधिकारों के बारे में नहीं सोचते, ऐसे ही जो क्या है यहाँ वो सत्ता में परिवर्तन नहीं चाहते हैं। क्योंकि रूढ़िवादियों के विषय में मैंने बात की है, वो इतना जल्दी परिवर्तन नहीं चाहता जो और चाहते हैं। तो इस प्रक्रिया में देखा जाता है कि जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। तो यहाँ हमारा जर्मनी के एकीकरण की जो बात होगी, तो उस क्वेश्चन के आंसर की जो शुरुआत होगी, हम बात करते हैं कि राष्ट्रवादी भावनाएं हैं, यहाँ से जो शुरुआत होगा हमारा। और यहाँ जो क्या है हमारा कंप्लीट हो जाएगा जर्मनी के एकीकरण के विषय में, जो यहाँ पे चिन्ह लगाए गए हैं, यहाँ दिखाया गया है आपको। बात करते हैं कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्य वर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी। 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। वो प्रयास हमने देखा था कि विलियम चतुर्थ को जो क्या है सम्राट घोषित करने की बात थी और उसे संसद के अधीन रहना था, लेकिन वो प्रयास असफल रहे थे। उनके विषय में बात है। मगर राष्ट्र राज्य निर्माण किया है उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी थी, वो हमने पढ़ा था। उनका परसा के बड़े भूस्वामी ने भी समर्थन किया और इसके पश्चात परसा के ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला है। उसका मुख्यमंत्री ओटो वन बिस्मार्क, परसा जो राजवंश है उसके जो मुख्यमंत्री रहे हैं ओटो वन बिस्मार्क, उसने जो क्या एकीकरण में अपनी भूमिका निभाई है। यही महानायक है जो अकेला इटली जर्मनी का एकीकरण है वो यहाँ करेगा। उसने परसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्षों के बाद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में परसा की जीत हुई। लेकिन इसमें जो बात करता है तो डेनमार्क को हराने के लिए ऑस्ट्रिया का सहारा लिया गया है और फिर ऑस्ट्रिया को हराने के लिए डेनमार्क और फ्रांस का सहारा लिया गया है।
क्योंकि इसकी कूटनीतिक चालें रही है और कूटनीतिक चालों के सहारे ही जो क्या है ये जर्मनी का एकीकरण करने में सफल हो पाया है। एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई जनवरी 1871 में वर्साई में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का जो क्या सम्राट है घोषित किया गया है। तो 1871 में जर्मनी का जो एकीकरण है वो हो जाता है। और 18 जनवरी 1871 की सुबह बेहद ठंडी थी। जर्मनी के राज्यों में राजकुमार, सेना के प्रतिनिधि और प्रमुख मंत्री ओटो वन बिस्मार्क समेत प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों ने एक बैठक वर्साई के महल में जो क्या है बुलाई है, जिसे वर्साई के महल को जय हॉल ऑफ मिरर्स के नाम से भी जाना जाता है। सभा में प्रसा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई है। किसके नेतृत्व में जो क्या है घोषणा की गई है, यहाँ क्वेश्चन बनता है शॉर्ट। काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में जर्मनी के राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में प्रसा राज्य की शक्ति और प्रभुत्व को दर्शाया है, क्योंकि प्रसा ने ही भूमिका निभाई है जर्मनी के एकीकरण में। तो नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी और न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफी जोर दिया और प्रसा द्वारा उठाए गए कदम और उसकी कार्रवाई बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बना है। एक और बात आती है यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे कि जनरल वॉन रून कौन थे। जनरल वॉन रून की बात आती है तो ये प्रसाई सेना के प्रमुख कमांडर रहे हैं, जो यहाँ दिखाया गया है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो यहाँ बनता है, उसकी बात आती है। उसके बाद हम बात करते हैं इटली के एकीकरण के विषय में। जर्मनी के एकीकरण में तो हमने देखा कि 39 राज्य थे। इटली के एकीकरण में 7 राज्य हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आगे मिलेगा आपको। जर्मनी की तरह इटली भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय स्वैच्छिक साम्राज्य में बिखरा हुआ था। इटली में वंशानुगत राज्यों में बात की हेम्सबर्ग साम्राज्य, जो यहाँ इसके विषय में बात की गई है, बिखरा हुआ है। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, इसका जिक्र किया था मैंने अभी, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पिंडमान में इतालवी राजघराने का शासन था। जैसे हम मुगल राजवंश की बात करते हैं, मौर्य वंश राजवंश की बात करते हैं भारत के अंदर, ऐसे वहाँ इतालवी राजघराने का जो शासन था उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हेम्सबर्ग के अधीन था। उत्तरी भाग किसके है? ऑस्ट्रियाई हेम्सबर्ग साम्राज्य के अधीन है। मध्य में पोप का शासन है। आपने 9th क्लास में भी थोड़ा पोप के विषय में जाना होगा। जहां ईसाई धर्म की बात करते हैं, सबसे ऊपर पोप का ही शासन है। राजा के शासन से भी जो ज्यादा ताकतवर होता था वो राजा से भी, राजा को जब चाहे वो गद्दी से हटा सकता है, तो इतनी ताकत उसके पास थी। दक्षिणी क्षेत्र स्पेन के और बुर्बो राजवंशों के अधीन था। बुर्बो राजवंश जैसे सत्ता में बहाल किया गया था, हमने पढ़ा था फ्रांस में, अभी तक उसमें विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। 1830 के दशक में जेसुपे मैस्त्री ने एकीकृत इटालवी गणराज्य में अपने एक सुनियोजित सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की है। उसने अपने उद्देश्य में प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया था, जेसुपे मैस्त्री, जिसके विषय में हमने पढ़ा था कि 1807 में उसका जन्म हुआ था। कार्बोनेरी गुप्त संगठन का सदस्य से पहले हम पढ़ के आए हैं। यंग इटली, यंग यूरोप उसने संगठन बनाए थे। 1831-1848 में क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से युद्ध के लिए जरिए इतालवी राजघरानों को जोड़ने की जिम्मेवारी सार्डिनिया पिंडमान के शासक विक्टर एम्बल द्वितीय पे आ गई। इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नजरों में एकीकृत इटली उसके आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। मंत्री प्रमुख काउंट कैमिले दे कावूर की बात है तो आगे ये जो कि इटली के एकीकरण में अपनी भूमिका निभाता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें जनतंत्र में विश्वास रखने वाले इतालवी अभिजात तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों के यह वह इतालवी भाषा में कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। फ्रांस में सार्डिनिया पिंडमान के चतुर कूटनीतिक संधि की, जिसमें काउर का था और सार्डिनिया पिंडमान 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों से हरा पाने में कामयाब हुआ। तो गैरिबाल्डी लास्ट जो यहाँ रहता है इटली के एकीकरण में, वो अपनी भूमिका निभाता है। 1860-61 में उसने इटली और 2 सिसिली राज्यों में प्रवेश किया और स्पेनिश शासकों को वहां से हटा दिया। तो इस तरह जो क्या है यहाँ इटली का जो क्या है एकीकरण हो जाता है और 3 यहाँ महानायक भूमिका निभाते हैं इटली के एकीकरण में। तो ये इटली का एकीकरण है।